हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2024 में रिलीज हुई वेब सीरीज क्वीन ऑफ टीयर्स के 7th एपिसोड। ये एक रोमांटिक कॉमेडी कोरियन ड्रामा है। ये एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैन की मॉम ने हैन को डिवोर्स पेपर का फोटो भेजी थी, जिसपे यूनू का साइन भी था, जो देख के हैन बहुत ज्यादा हर्ट होती है। फिर भी वो यूनू को फोटो दिखाकर कहती है, बता दो ये तुमने नहीं किया। पर यूनू मान लेता है कि ये डिवोर्स पेपर उसी ने बनाए थे। तो हैन पूछती है कि तुमने ये सब कब बनाया था। और तभी हैन को याद आता है कि जिस दिन उसने यूनू को उसके मरने की बात बताई थी, उस दिन यूनू उससे कुछ कहने आया था और उसके हाथ में एक पेपर भी था। तो हैन उसे पूछती है कि क्या वो उस दिन था जब मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मरने वाली हूँ। और यूनू हाँ कहता है और यूनू के हर जवाब से वो हर्ट होती है और उसे पूछती है कि तुमने ये डिवोर्स पेपर मुझे इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मैं 3 महीने में मरने वाली हूँ, इसीलिए। तो यूनू हाँ कहता है क्योंकि यूनू ने ये सोचकर ही डिवोर्स के बारे में उसे नहीं बताया था, वरना हैन का दिल टूट जाता। ये सुन के हैन का दिल टूट जाता है तो वो कहती है कि अब तक ये सब कुछ झूठ था, जो भी तुमने किया, जो भी तुमने कहा, वो सब कुछ झूठ था। पर यूनू उसे कुछ नहीं कह पाता। तो हैन उसे पूछती है कि अब चुप क्यों हो, अब तक तो झूठ ही बोल रहे थे, अभी भी झूठ बोल दो। तो यूनू उसे बताता है कि यहाँ आते हुए मैंने उस लॉक को ढूंढ लिया जो हमने 3 साल पहले ब्रिज पे लगाया था। और ये बताते हुए और सुनते हुए दोनों के आंखें भर आती है। अगले सीन में हम देखते हैं हैन अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी यूनू उसे बात करने आता है, पर हैन वहाँ से निकल जाती है। तो वो उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है अभी बहुत रात हो चुकी है, मैं चला जाता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। हैन कहती है कि मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो, अब गुस्सा करने की भी एनर्जी नहीं बची है। वो कहता है कि बस एक बार मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ, मुझे ऐसा क्यों करना पड़ा, मैं सब कुछ तुम्हें बता सकता हूँ। पर हैन कहती है मुझे अब कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं जानना, और अपना हाथ छुड़वा कर वो चली जाती है। और वो देखता है कि वो शू भी उतार दिए थे, तो जल्दी से शू लेकर लिफ्ट की ओर भागता है। पर हैन तब तक लिफ्ट के अंदर चली गई थी और वो यूनू के साथ बिताए कुछ दिनों की मेमोरीज को याद कर रही थी कि हैन के मरने की बात सुनकर यूनू जब उसे गले लगाकर आई लव यू कहा था, तब से लेकर हैन हर पल को याद करती है। यूनू ने जिस तरह से उसके केयर की थी, वो सब कुछ अब उसे झूठ लगने लगता है। हैन जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलती है, अचानक से वो अपने आप को रोड के बीच में पाती है, जहाँ एक ट्रक से उसकी टक्कर होने ही वाली थी। पर यूनू आकर उसे बचा लेता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही थी, क्या तुम्हें नहीं पता कि रोड पर कैसे केयरफुल रहना चाहिए। अंदर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, बस एक बार मेरी बात सुन लेना, फिर तुम जैसा कहोगे मैं वही करूंगा। तो हैन उसे कहती है कि अगर ऐसा कभी दोबारा हुआ तो मुझे बचाने मत आना। ये कहकर वो अपना हाथ छुड़वा कर चली जाती है। उधर सुचल दया से कहता है कि वो ऐसा कर सकता है, मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। ग्रैंडपा के खिलाफ उसने प्लानिंग किया और हैन को डिवोर्स देने की तैयारी कर रहा था। किसी ने तो उसे डिवोर्स के लिए उकसाया होगा। तो वो पूछती है कौन हो सकता है। सुचल कहता है कि मेरी आंटी, क्योंकि उनका भी 3-4 बार डिवोर्स हो चुका है। मैंने उन्हें कई बार अकेले में बात करते हुए भी सुना है। हैन जिस दिन जर्मनी गई थी, उसी शाम को मैंने आंटी और यूनू को बात करते हुए सुना था। आंटी ने उसे रोते हुए कुछ कह रही थी। तब आंटी ने यूनू से पूछा था कि तुमने उसे अकेले जाने क्यों दिया। पर सुचल को समझ में नहीं आया था कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे, इसलिए उसे लग रहा था कि उनके बीच में कुछ तो बात चल रही है, जो सुन के उसको भी अब उन पर डाउट होने लगता है। इधर हैन का रिजल्ट आ जाता है, लेकिन उसके बॉडी में WBC की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, जिस वजह से डॉक्टर ने यूनू से कहते हैं कि अब हमारे पास वेट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। नेचुरली जब तक WBC बढ़ नहीं जाता हम कुछ कर नहीं सकते, और इसमें कितना टाइम लगेगा हम बता भी नहीं सकते, क्योंकि हैन के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, टेम्पररी मेमोरी लॉस की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ती जा रही है। इसीलिए आपको हैन के लिए और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। पर ऐसे टर्मिनली इल पेशेंट में जीने की इच्छा भी होनी चाहिए, कोई रीजन या कोई पर्सन या कोई ड्रीम उसके लिए वो जीना चाहती हो। मैं कई सारे ऐसे पेशेंट से मिल चुका हूँ जिनके साथ मिरेकल हो चुके हैं, क्योंकि वो सब भी किसी न किसी वजह से जीना चाहते थे। इसलिए इनके पास भी ऐसा कोई रीजन होना चाहिए जिसके लिए वो जीना चाहती हो। और अभी नर्स आकर बताती है कि हैन ने डिस्चार्ज ले लिया है। तो यूनू उसे समझाने लगता है कि ऐसे डिस्चार्ज नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि थोड़ी दिन वेट करने से WBC बढ़ जाएंगे। पर हैन कहती है तुम कितने घटिया हो, मैं जानती हूँ, तुम बहुत खुश होगे क्योंकि मैं मर रही हूँ, इसलिए दिखावा बंद करो, वैसे भी ठीक होने की अब कोई उम्मीद ही नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगती है, जो सुन के यूनू उसे रोक कर कहता है क्या तुम एक बार भी ट्राई नहीं करोगे। पर वो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। पर यूनू उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है क्या तुम मुझ पर कोई केस नहीं करोगे। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ अगर तुमने बिना किसी कोर्ट के झमेले से मुझे डिवोर्स दे दिया तो हैन पूछती है क्या मतलब। तो वो कहता है तुम तो सब जानती हो, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने दोगी, इसलिए अब ज्यादा नाटक मत करो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे साथ
रहना नौकर से कम नहीं था। तुम कैसी लड़की हो तुम खुद भी जानती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ा। तुम्हारे साथ आराम से एक अमीर वाली जिंदगी जी सकता था, पर मैंने तुम्हें डिवोर्स देने का फैसला किया। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारे साथ रहना अब मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सबसे ज्यादा मैं तुमसे नफरत करता हूँ। हैन उसे चुप होने के लिए कहती है, पर यूनो उसे ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हुआ था जब मुझे पता चला तुम मरने वाली हो, इसीलिए मैंने ये सब किया ताकि शांति से मुझे डिवोर्स मिल जाए। पर मैं पकड़ा गया और मेरा प्लान बर्बाद हो गया। सो अगर तुमने मुझ पर बिना कोई एक्शन लिए जस्ट मुझे डिवोर्स दे दिया तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। क्या तुम ऐसा करोगे? ये सब सुनकर हैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और यूनो उसे और ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, चलो फिर कोरिया वापस चलते हैं। और हाँ, अगर मैं पहले की तरह तुम्हारे इशारों पे चलता रहा तो क्या तुम अपनी विल अभी रिवाइज करोगे? तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए अपनी विल को बदल दोगे। ये सुन के तो हैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हैन कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे गुस्से को हैंडल कर पाओगे? तो वो चिल्ला कर कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकती हो। अब तक जो हैन डिप्रेस थी अब वो अपने रिवेंज मोड में आ जाती है। इधर क्वींस ग्रुप में जिसने घोटाला किया था उसका इंटरोगेशन चल रहा था। इसकी खबर इधर चेयरमैन को मिलती है। उन्हें ये भी बताया जाता है चेयरमैन को भी समन कर सकते हैं। पूछताछ के लिए इनके डैड को उनकी फिक्र होती है। तो चेयरमैन कहते हैं कि फिर तुम चले जाओ मेरी जगह। जब मैं सुचोल की उम्र का था तब मैंने 10 महीने के लिए ऑलरेडी जेल जा चुका हूँ। तो हैन के डैड कहते हैं कि अगर मैं भी सुचोल की उम्र का होता तो मैं चला जाता। ये कहकर सभी लोग सुचोल की ओर देखते हैं। तो सुचोल कहता है कि मुझे ऐसे मत देखो, मुझे जेल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो डैड कहते हैं कि ये एक एक्सपीरियंस होगा, अगर तुम इंटरोगेशन में गए तो लोग तुम्हें ही क्वींस ग्रुप का वारिस समझेंगे। पर सुचोल तो इसके लिए बिल्कुल भी मानता नहीं। तो उनके एक डायरेक्टर कहते हैं कि वो आपको बुलाए उससे पहले मिस्टर यंगसन के साथ आपको डील कर लेना चाहिए, वरना हमारी राइवल कंपनी को मौका मिल जाएगा और वो लोग हमारी कंपनी में घपले वाली बात को न्यूज में निकाल देंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट हमारे हाथ से चली जाएगी और यही तो हमारे राइवल कंपनी चाहते हैं। इसलिए चेयरमैन सुचोल को ऑर्डर देते हैं यंगसन के साथ इस डील को फाइनलाइज करने के, जो कि वो तुरंत ही जाकर कर लेता है। जल्दी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसके साथ रिजॉर्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। इधर हैन और यूनो भी कोरिया लौट आते हैं, जहाँ यूनो को न्यूज से पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, जिसे देखकर वो हैरान होता है। वहीं इधर यंगसन अपने प्लानिंग कर रहा था, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट क्वींस ग्रुप और यंगसन के पार्टनरशिप में बन रही थी, जिसमें क्वींस ग्रुप का 1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट था और वो 1 ट्रिलियन क्वींस ग्रुप के बड़े बड़े इन्वेस्टर के पैसे थे। तो इस प्रोजेक्ट में जितने भी सारी प्रॉब्लम्स थी उन सबको जानबूझकर सामने लाएगा, जिसे क्वींस ग्रुप के इन्वेस्टर अपने पैसे वापस ले लेंगे। तब यंगसन उन्हें ऑफर देगा इतना अमाउंट जो इन्वेस्टर ने वापस ले लिया है और वो अकेला ही सारा पैसा इन्वेस्ट करेगा, जिसके बदले वो उनसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ले लेगा। और जैसे ही उनके कंपनी के घोटाले का न्यूज बाहर आएगा, क्वींस ग्रुप के स्टॉक्स गिर जाएंगे। तब मैं उन बॉन्ड्स के हेल्प से क्वींस ग्रुप के स्टॉक्स खरीद लूंगा, जिसे क्वींस ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाऊंगा, क्योंकि यंगसन ने बहुत पहले से ही क्वींस ग्रुप के स्टॉक्स खरीद रखा था। जो सुन के बाकी सब लोग बड़े खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब तो उनके प्लान के बीच का कांटा यानी यूनो उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। इधर हैन आते ही उसके फैमिली में मीटिंग बुलाई जाती है, जहाँ डैड उसे पूछते हैं कि डिवोर्स पेपर पे साइन यूनो के हैं या नहीं। मॉम कहती है कि उसी के होंगे और किसके। डैड कहते हैं कि पहले उसने डैड के रूम में बग्स लगाए, फिर उसके पास से घोटाले करने वाले के सारे प्रूफ मिलना, जरूर उसी ने हमारे राइवल कंपनी को प्रूफ दिए हैं। पर वो हैन को डिवोर्स क्यों देगा, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। फिर डैड कहते हैं कि शायद कोई दूसरी औरत होगी और कहते हैं कि वो उसके बारे में पता करेंगे। पर हैन कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, डिवोर्स के बाद वो वैसे ही कंपनी से निकल जाएगा। उससे पहले मुझे उसके बारे में सब कुछ पता करना है। मेरी ऑडिट टीम ये सब कुछ संभाल लेगी। मैं पर्सनली उसके बारे में सारे कंप्यूटर्स, डॉक्यूमेंट, अकाउंट्स, फोन, फंड्स वो सब कुछ चेक करूंगी। अगर मुझे कोई भी घोटाले का नामो निशान मिलता है तो मैं उसे रिपोर्ट करूंगी और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी, और जो डैमेज उसने पहुंचाया है वो सब उससे वसूल करूंगी। इसलिए आप में से कोई मेरे रास्ते में मत आना, ये खुद मैं सब कुछ देख लूंगी। ये बोलकर वो डिवोर्स पेपर लेके चली जाती है। इधर यूनो उस टेक शॉप में आता है जहाँ यंग भी आया था। यूनो ने उसे बता दिया था कि हैन को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए यंग को उसकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि हैन चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। तो यंग पूछता है कि उसने तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा किया होगा ना। यूनो कहता है नहीं, वो रो रही थी और मेरे वजह से वो रो रही थी बोल के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो यहाँ से जाते हुए यंग उसे पूछता है कि तो तू आगे क्या करेगा और तेरा प्लान क्या है, क्योंकि हैन तुझसे बदला लेने की प्लानिंग जरूर कर रही होगी।
तो यूनो कहता है हाँ उसे करना भी चाहिए, उसे अभी कुछ मोटिवेशन की बहुत जरूरत है ताकि वो अपना पूरा ध्यान किसी और चीज में लगाए। तो यंग कहता है कि तू जानबूझकर उसको ये सब बोला है, क्या तू बर्बाद होना चाहता है? तो वो कहता है कि यही एक रास्ता है जिसे वो जी पाएगी। इसका मतलब यूनो ने उसे जानबूझकर वो सब कहा था ताकि वो उससे बदला लेने के काम में बिजी हो जाएगी और अपना कंडीशन के बारे में सोचकर डिप्रेस नहीं होगी। तो यूनो यहाँ से सीधा जाता है ग्रैंडपा से मिलने के लिए। तो बाहर सुचल उसे मिलता है जो उसे कहता है कि तुम चाहे जो भी कर लो, क्वींस ग्रुप का वारिस मैं ही बनूंगा। ये सब कुछ मेरा होने के बाद मैं तुम्हें और हैन को कहीं दूर भेजने वाला था, पर तुमने पहले ही गड़बड़ कर दी। तो यूनो उसे वार्न करता है और कहता है कि रिजॉर्ट के प्रोजेक्ट को रोक दो क्योंकि अभी तक उस जगह की वैलिडिटी टेस्ट नहीं हुई है और लाइसेंस मिलने की भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। पर सुचल उसे ही चुप कराते हुए कहता है कि मेरे रास्ते में आना बंद करो। तो वो उसे बताता है कि जिस कंसल्टिंग फर्म ने ये प्रेडिक्शन किया है कि प्रॉफिट होगा, पर वो एक्चुअल फिगर नहीं थे। एक्चुअल फिगर है सिर्फ 89 बिलियन वॉन। इसलिए मेरी बात मानो और इस प्रोजेक्ट को रोक दो। पर सुचल तो उस पर गुस्सा करने लग जाता है, इसीलिए यूनो अंदर चला जाता है ग्रैंडपा से बात करने के लिए और उनके रूम के बाहर मिलती है हैन की मॉम, जो आते ही यूनो पे गुस्सा करने लग जाती है। तभी चेयरमैन का सेक्रेटरी उसे अंदर आने के लिए कहता है और यूनो को चेक करके उसका फोन और सामान बाहर रखवा देता है। उसके अंदर आते ही ग्रैंडपा उसे पूछते हैं कि हमारी राइवल कंपनी ने तुम्हें क्या ऑफर किया है। यूनो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या मतलब था और पूछते हैं कि हैन को डिवोर्स क्यों देना चाहते हो? लगता है तुम्हें बर्बाद होने का शौक है। तुमने मेरे रूम में भी बगस लगाए और हमारी कंपनी के सीक्रेट्स तुमने हमारे राइवल कंपनी को दे दिए। कहीं तुम भी हमारे फाइनेंशियल हेड के साथ इस घोटाले में शामिल तो नहीं हो और तुम सभी ने मुझे टारगेट तो नहीं किया है? वो बताता है कि घोटाले से आपको ही टारगेट किया गया है, ये बात सच है। तो चेयरमैन कहते हैं कि मैंने पूछा कि तुम इसमें शामिल हो या नहीं। तभी वो उन्हें कुछ फोटोज दिखाता है और बताता है कि हमारी कंपनी का फाइनेंशियल हेड और जो अकाउंटिंग फॉर्म हमारी कंपनी का ऑडिट करता है उस फॉर्म का डायरेक्टर जो वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और काफी क्लोज भी हैं। वो इतने सालों से हमारी कंपनी में ऑडिट कर रहा है लेकिन उसने पिछले 5 सालों में एक बार भी फाइनेंशियल हेड के घोटाले को नहीं पकड़ा है। जो सुन के ग्रैंडपा भी सोच में पड़ जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हारा कहना है डायरेक्टर जो और हमारे फाइनेंशियल हेड दोनों मिलकर इस घोटाले को कर रहे थे? तो वही हम देखते हैं कि यंगसन ने चेयरमैन को जो पेंटिंग गिफ्ट किया था उसमें एक कैमरा फिट किया हुआ था और अपने रूम में ये सब चीज वो लाइव देख रहा था। तो यूनो बताता है कि इस घोटाले में सिर्फ डायरेक्टर जो और फाइनेंशियल हेड शामिल नहीं है, बल्कि डायरेक्टर जो और फाइनेंशियल हेड ने किसी के ऑर्डर पे ये काम किए हैं, यानी कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको टारगेट कर रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि उसी ने मेरे यहाँ ना रहने का फायदा उठाकर मेरे रूम में वो सारे ट्रांसमीटर एंड रिसीवर रखवाया है ताकि वो मुझे अपने रास्ते से हटा सके। तो ग्रैंडपा उसे पूछते हैं कि तो वो मास्टरमाइंड कौन है? तो वो बताता है कि मुझे अभी तक कंफर्म उसके बारे में पता नहीं चला। तो ग्रैंडपा उस पे भड़कने लगते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगा जबकि तुमने हमारी फैमिली और हैन को धोखा दिया है। और उधर यंगसन डायरेक्टर जो को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि यूनो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए तुम जल्दी करो। इधर यंगदुरी में यूनो का बड़ा भाई क्वींस ग्रुप के शेयर खरीद कर बैठा था जिसमें उसको काफी अच्छा रिटर्न्स मिल रहा था, पर उस शेयर्स का प्राइस बहुत ज्यादा था, इसलिए मिशन उसे डांट रही थी। और मॉम बाहर आती तो वो फोन को छुपा लेता है, वरना उसे मॉम से भी डांट पड़ती। मॉम को कोई बुरा सपना आया था इसलिए वो यूनो को कॉल करती है, पर यूनो का फोन तो बाहर रखा हुआ था। तो हैन की मॉम फोन पिक कर लेती है और उन्हें बता देती है कि आपके बेटे ने हमारे फैमिली के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, पर वो उन्हें पूरा मैटर डिटेल में नहीं बताती और पूछने लगती है कि क्या आपको पता था कि यूनो डिवोर्स लेना चाहता था? तो यूनो की मॉम हाँ कहती है और बताती है उसने एक बार घर पे कहा तो था, पर ऐसा कुछ तो लगा नहीं। जब दोनों हमारे गांव आए थे तब तो उनके बीच में सब कुछ सही चल रहा था। वैसे ही मैरिड कपल्स के बीच में छोटे मोटे झगड़ा होते रहते हैं, इसलिए शायद उसने गुस्से में कह दिया होगा। पर हैन की मॉम उन्हें बताती है कि यूनो ने डिवोर्स पेपर को साइन किया हुआ था और अब चाहे जो भी हो जाए मैं उन्हें अलग करके रहूंगी। ये बोलकर वो फोन काट देती है, जो सुनकर मॉम, मिशन, यंगते तीनों हैरान होते हैं और यंगते सेफ्टी के लिए अपना शेयर्स को बेच देता है क्योंकि उनके डिवोर्स की बात बाहर आते ही क्वींस ग्रुप के शेयर्स डाउन हो जाएंगे। इधर मिस्टर बेक अपने दोस्त के साथ नाशपाती को फेमस करने के लिए फिर से हैन की मदद लेने की बात करते हैं, पर तभी यंगते आकर उन्हें डिवोर्स वाली बात बता देता है और इससे तो उनको झटका ही लगता है और इस मामले में वो अपने दोस्त से सलाह लेते हैं। तो वो बताते हैं कि इस सिचुएशन में हमें 2 चीजें करनी चाहिए। पहले तो हमें पता लगाना होगा कि कहीं उन्होंने डिवोर्स पेपर को साइन करके फैमिली कोर्ट में सबमिट तो नहीं किया,
दूसरा हमें पता लगाना चाहिए कि उनके बीच में सिचुएशन कितनी खराब है। अगर सच में उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसे सॉर्ट आउट करने में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। इधर हैन की मॉम सियोली को बताते हैं कि यूनो की मॉम डिवोर्स के बारे में जानती थी पर उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया और उनकी हिम्मत कैसे हुई हैन की वीडियो अपलोड करने की। तो सियोली उन्हें शांत रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे बॉम्जा पहुँच जाती है जो हैन की मॉम से पूछने लगती है कि क्या यूनो ने सच में ऐसा किया। तो वो कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो सही लड़का नहीं है, पर तुम तो हमेशा यूनो की ही तरफदारी करती थी। अब देख लिया ना उसने क्या किया। पर बॉम्जा की नजर तो सियोली पे थी क्योंकि उन्हें सियोली की सच्चाई पता चल चुकी थी और उसे सियोली पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, पर वो शांत रहती है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब डिटेक्टिव ने बॉम्जा को बताया था तभी वो घर जाके चेयरमैन के सामने सियोली का भांडा फोड़ना चाहती थी, पर डिटेक्टिव ने उसे समझाया था कि वो पिछले 20 सालों से आपके घर में रह रही है, लगभग सभी का दिल उसने जीत लिया होगा, इसीलिए तो आज तक किसी ने उस पर शक भी नहीं किया। इसी से समझ में आता है कि वो कितनी चालाक है। अगर आपने अभी जाके उसका भांडा फोड़ा तब वो आसानी से बता देगी कि ये सब झूठ है, आपने ये सब नकली बनाया है, जिसे आपका ही मजाक बन के रह जाएगा क्योंकि आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। इसलिए हमें आराम से पहले उसके बेटे के बारे में पता करना चाहिए क्योंकि वो अपने बेटे को पैसे वगैरह भेजती होगी, तो मैं उसके बारे में पता करता हूँ, तब तक आप शांत रहिए। अब प्रेजेंट में सियोली कहती है कि डिवोर्स के बारे में हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए क्योंकि डिवोर्स के बाद ही हैन ज्यादा सफर करेगी। एग्जाम्पल तो हमारे सामने ही खड़ी है, बॉम्जा। तो बॉम्जा कहती है कि मुझे क्या बोल रही है। तो सियोली कहती है कि तुम्हारे तीनों हस्बैंड ने दोबारा शादी कर ली है और सभी लोग हैप्पीली रह रहे हैं, तुम्हारी तरह कोई घर पे नहीं बैठी है। तो बॉम्जा को गुस्सा आता है पर अभी वो इसके साथ दिमाग खराब करना नहीं चाहती थी, तो वो हैन से बात करने के लिए चली जाती है। हैन से बात करके वो वापस आ रही थी तो उसे यूनो मिलता है पर वो उसे बहुत नाराज होती है, तो उसे गुस्से से घूर के चली जाती है। तो यूनो घर आकर हैन से बात करने आता है। तभी हैन बाहर आती है डिवोर्स पेपर को हाथ में लेकर और उसे दिखाते हुए कहती है कि मैंने भी साइन कर दिया है, पर इसे कब और कैसे सबमिट करना है ये मैं डिसाइड करूंगी। तो वो ओके कहता है। तो हैन कहती है कि मुझे अब समझ में आ गया है कि मेरी आंटी उनके सारे एक्स हस्बैंड को डिवोर्स देने से पहले उनकी अच्छी खासी धुलाई करती थी। तुम भी तैयार रहना क्योंकि मैं तुम्हारे साथ उनसे भी बुरा हाल करूंगी। इस घर से तो तुम सही सलामत नहीं निकलोगे, बेरहमी से धक्के मार के तुम्हें इस घर से निकालूंगी। तो यूनो ओके कहता है। जो सुन के हैन अपने रूम में जाने लगती है तो यूनो उसका हाथ पकड़कर रुकता है और कहता है ठीक है मैं समझ गया, पर तुम प्लीज यंगसन से दूर रहना। तो हैन कहती है तुम्हें उससे क्या। तो वो कहता है कि इतने सालों तक तुम उससे टच में नहीं थी, फिर अचानक से वो एक दिन आ गया। उसने सुचोल के प्रोजेक्ट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जो प्रोजेक्ट का वैलिडिटी टेस्ट नहीं हुआ था, इवन गवर्नमेंट का लाइसेंस मिलेगा भी नहीं ये नहीं पता है, फिर भी उसने इतना बड़ा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर दिया। फिर हरकिना का इतना बड़ा डील पाने में तुम्हारी इतनी हेल्प की, जरूर उसका भी कोई मोटिव होगा, बिना किसी गलत इरादे की वो ऐसा क्यों करेगा। इसलिए वो बहुत ही सस्पिशियस है और हंटिंग ग्राउंड में इसने ये वायर्स काटे थे जिसके वजह से वो जंगली सुअर ने तुम पर हमला किया था। उस दिन एक गैस डिलीवरी कार आया था, उस गाड़ी के डैश कैम में उसके फुटेज थे जिसको रिकवरी करने के लिए मैंने एक टेक शॉप में दिया था। उसके कुछ ही दिन बाद ही यंगसन ने उस शॉप पे गया था और उसके बाद ही वो ओनर दुकान को बंद करके वहाँ से भाग गया है। तो हैन पूछती है कि इसमें क्या प्रूफ होता है, उसको कोई काम पड़ा होगा इसलिए वो वहाँ गया होगा। अगर उसका कोई दूसरा इरादा भी होगा तो भी वो मुझे इतने आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकता। वो कहता है कि मैंने तो बता दिया ना, इसलिए वही गलती दोबारा मत दोहराना। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है और हैन सोच में पड़ जाती है। अगले दिन सुबह हैन ब्रेकफास्ट करने बैठती है। उसके लिए पाइन मशरूम बनाया गया था, पर हैन कहती है कि अब से ये बंद, और वो उन्हें मीट बनाकर लाने के लिए कहती है। और ब्रेकफास्ट करके वो तैयार होने जाती है, जहाँ वो अपने सबसे महंगे डायमंड नेकलेस, इयररिंग्स, लिमिटेड एडिशन ड्रेस, हील्स, जितने भी महंगी चीजें थी वो सब पहनकर रेडी हो जाती है और ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ सभी लोग उसे देखकर डर रहे थे। उसके केबिन में जाने के बाद उसकी सेक्रेटरी सभी को बुलाकर बहुत ध्यान से अपना काम करने के लिए कहती है। एक नई इंटर्न बताती है कि बॉस आज कितनी गॉर्जियस लग रही है। तो सेक्रेटरी उसे बताती है कि तुम अभी नई हो इसलिए तुम्हें नहीं पता, तो याद रखना कि बॉस जब भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है तभी वो इतने लग्जरियस ड्रेस पहन के इतने सज सवर के आती है। इसका मतलब आज हम सबकी सामत आने वाली है, इसलिए कोई भी उनके सामने कोई गलती मत करना। अब वही इंटर्न हैन के लिए कॉफी लेकर आती है और गलती से उसके हाथ से कॉफी फाइल पर गिर जाती है, जिससे वो इंटर्न बहुत ज्यादा डर जाती है। हैन के कुछ कहने से पहले ही वो कहती है कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं ये सारे डॉक्यूमेंट को अभी बना कर आती हूँ। पर हैन कहती है कोई बात नहीं, जो सुन के वो हैरान हो जाती है और
और पूछती है कि क्या सच में कोई बात नहीं है। तो हैन कहती है हाँ रहने दो, पर वो उसे फिर से सॉरी कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा अपसेट हो। हैन कहती है नहीं तो मैं इससे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी और पे बहुत ज्यादा गुस्सा है। इसके सामने तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, इसलिए डोंट वरी बोलकर वो खुद ही उस डॉक्यूमेंट को फेंक देती है और कहती है देखा ना, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। और वो स्माइल करती है। तो इंटर्न बाहर आकर सभी को इस बारे में बताती है। तो सभी लोग सोच में होते हैं कि आखिर मैडम को किस पर इतना ज्यादा गुस्सा है। इधर हम देखते हैं कि हैन की ऑडिट टीम यूनो के ऑफिस में पहुंच गए थे, जहां वो उनका सारा सामान, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, डॉक्यूमेंट और डस्टबिन का भी सारा सामान ले जाते हैं। जब यूनो आता है तो देखता है कि पूरा ऑफिस खाली है। बाहर उसके एम्प्लॉइज बात कर रहे होते हैं और फिर से बैटल चालू हो गई है। इधर हैन बहुत सारे फाइल्स को रिजेक्ट कर देती है जो सब यूनो ने भेजा था। सेक्रेटरी कहती है कि पर आपने तो जर्मनी जाने से पहले इन सब को पास किया था। तो हैन कहती है कि इसे वापस से यूनो के पास भिजवा दो और वापस से ये सारे रिपोर्ट्स बनाकर भेजने के लिए कहो। तो वो सारे फाइल्स को यूनो के सेक्रेटरी के पास ले आती है। अब ये दोनों ही समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। यूनो का सेक्रेटरी कहता है कि ये सब पूरा करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे इन लोग के बीच में तो ये अनबन 1 हफ्ते तक रहता है। हैन की सेक्रेटरी कहती है कि पर इस बार कोई मामूली अनबन नहीं हुई है, इस बार बॉस तो कुछ अलग ही लेवल पे हैं। तो दोनों सोच में होते हैं कि आखिर जर्मनी में ऐसा क्या हो गया जो अचानक से ये सब हो गया। हमें हमारी बॉसों का स्केड्यूल शेयर करना चाहिए और हमें खास तौर पे ध्यान रखना होगा कि ये दोनों आमने सामने ना आए। तो दोनों एक दूसरे को स्केड्यूल शेयर कर लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि हैन आज जेज होटल में एक मीटिंग के लिए जा रही है। वहीं पे यूनो भी अपने टीम को लेकर लंच के लिए जा रहा था। तो हैन की सेक्रेटरी रेस्टोरेंट चेंज करने के लिए कहती है और डिसाइड करते हैं कि वो लोग नीचे जाने के लिए अलग अलग लिफ्ट लेंगे। तो यूनो उन सारे फाइल्स को दोबारा चेक करता है जो सब बंद होने वाले स्टोर्स के अकाउंट्स थे। तो हैन के सेक्रेटरी के थ्रू उसे मैसेज भिजवाता है कि इसमें उसने बताया था कि सारे अकाउंट सही है, मैंने रिव्यू कर दिया है, तुम्हें बस अप्रूव करना है। अगर टाइम के अंदर अप्रूव नहीं किया तो तुम्हें ट्रिपल पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। जो सुन के हैन उसके सेक्रेटरी थ्रू रिप्लाई भेजती है कि पेनाल्टी का इशू सॉल्व करना तुम्हारी लीगल टीम का जिम्मेदारी है, पर मैं इन अकाउंट्स को अप्रूव नहीं करूंगी जब तक तुम इन अकाउंट्स को दोबारा बदल कर पर्सनली मुझे नहीं भेजते। तो यूनो हंसते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम अपनी पावर्स दिखा रही हो। अब लंच का टाइम हो चुका था, हमें तो जेजे होटल में लंच के लिए जाना था। तभी सेक्रेटरी उसे रोकते हुए कहता है कि क्यों ना आज हम चाइनीज रेस्टोरेंट चलें। तो यूनो पूछता है कि क्यों, सुशी खाने में क्या बुराई है। तो सेक्रेटरी कहता है कि सुशी हम सबके लिए थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो वो कहता है कि आज का लंच मेरे तरफ से। तो सेक्रेटरी फिर से उसे रोकते हुए कहता है कि पर आज हम सबका चाइनीज खाने का मन है। ये बोलकर वो पीछे मुड़कर सभी को इशारे कर देता है ताकि सभी लोग उसके हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो उनका चाइनीज रेस्टोरेंट डिसाइड हो जाता है, जिसके बारे में वो हैन के सेक्रेटरी को बता देता है। तो वो बताती है कि हम लोग बिल्डिंग के एलिवेटर से नीचे जाएंगे। तो यूनो का सेक्रेटरी कहता है कि फिर तो हम लोग बिल्डिंग बी के एलिवेटर से जाएंगे। सब कुछ सही जा रहा था, पर बिल्डिंग ए का एलिवेटर थोड़ा लेट था, इसलिए हैन कहती है कि बिल्डिंग बी की ओर चलो। सेक्रेटरी कुछ कह पाती उससे पहले ही हैन बिल्डिंग बी की ओर निकल पड़ती है। तो वो जल्दी से मैसेज करके बता देती है बॉस बिल्डिंग बी की ओर आ रही है, तो तुम अपने बॉस को कहीं और ले जाओ। तो सेक्रेटरी नर्वस से कहता है कि क्यों ना हम लोग आज सीढ़ियों से नीचे जाएं, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। पर उसके कलीग्स कह देते हैं कि लिफ्ट तो बस आने ही वाली है, बेकार में इतनी सीढ़ियां क्यों उतरे। तो उसने ग्रुप में मैसेज कर दिया कि बॉस इधर ही आ रही है, इसलिए मदद करो, हम लोग इन दोनों को आमने सामने नहीं आने दे सकते। पर यह मैसेज बाकी सबके साथ यूनो के फोन में भी आ जाता है, क्योंकि वो भी उस ग्रुप में था। तो यूनो मैसेज पढ़ लेता है और तभी वहाँ पे हैन पहुंच जाती है। सारे एम्प्लॉय साइड हट जाते हैं। हैन आकर कहती है कि लगता है तुम सब बहुत फ्री हो। तो यूनो कहता है कि मैं इन्हें ट्रीट दे रहा हूँ क्योंकि अभी इन्हें बहुत ज्यादा काम भी करना है। तो हैन कहती है कि हाँ अच्छे से करना, और सब काम करने ही वाले हो तो मुझे जरा पिछले 3 सालों में तुम जितने भी केस हारे हो उन सब का डिटेल में एनालिसिस रिपोर्ट मुझे भेज देना। तो यूनो पूछता है कि क्या इन सारे रिपोर्ट्स का रिव्यू करने का टाइम आपके पास है। और इस बात पे उन दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। हैन अपने टीम को लेकर वो लिफ्ट में चली जाती है। यूनो अपने कलीग से कहता है कि चलो फिर हम लोग सीढ़ियों से ही चलते हैं, हम सबकी थोड़ी वॉकिंग भी हो जाएगी। इधर चेयरमैन के टीम का एक डायरेक्टर जो कि यंगसन के ऑर्डर पर कोरिया छोड़कर हमेशा के लिए अब्रॉड चला जाता है, जिसे बटलर ग्रेस एयरपोर्ट छोड़ने आती है, जो उसे प्यार से वार्निंग देती है कि दोबारा कभी कोरिया मत आना, वरना तुम्हें तो पता ही है कि फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए तुम्हें 25 साल की जेल हो जाएगी और 100 मिलियन वॉन का फाइन भी भरना पड़ेगा, इसलिए अब्रॉड में भी जरा संभल कर रहना। इधर हैन के घर में कुछ मेड्स यंगसन के लिए काम कर रहे थे, जो हैन के रूम के साफ सफाई करने के बहाने से उस रूम को चेक करती है और उसका डस्टबिन का सामान छुपा कर अपने साथ ले
जाती है। इसमें उसे एक हैन का मेडिकल रिपोर्ट का टुकड़ा मिलता है, जिसकी फोटो खींचकर वो यंगसन को भेज देती है, जिसे यंगसन को उस हॉस्पिटल का नाम मिल जाता है, जो था सुंगबिन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर। जिसे उसे याद आता है कि जब पहली बार हैन उसे मीटिंग करने आई थी, हैन वॉशरूम में थी, तभी उसे यूनू का कॉल आया था। तभी उसने हैन के बैग में उस टेबलेट का डब्बा को देखा था। इसी तरह एक और दिन जब हैन को वो पिक करने आया था, तब हैन एक जगह काफी देर से घबरा कर खड़ी हुई थी। यंगसन ने उसका नाम लेकर काफी देर तक बुलाया था, पर हैन को उसकी बात सुनाई नहीं दे रही थी। जब यंगसन ने उसके पास जाकर टच किया था, तब जाकर उसे होश आया था। ये सब याद करके उसे समझ में आ जाता है कि हैन को कुछ तो प्रॉब्लम है, तो वो किसी को कॉल करके उस मेडिकल सेंटर के बारे में पता करने के लिए कहता है। इधर यूनू डायरेक्टर जो के बारे में पता करने के लिए एक शॉप में आता है, जहाँ की ऑनर एक ब्रांडेड वॉचेस की एक्सक्लूसिव डीलर थी। तो यूनू के पास डायरेक्टर जो और फाइनेंशियल हेड की उस फोटो में एक और आदमी था, पर उसका चेहरा उस फोटो में नहीं था। सिर्फ उस आदमी का हाथ फाइनेंशियल हेड के कंधे पर था, जिसके हाथ में एक बहुत ही महंगी घड़ी थी, जिसमें डायमंड्स लगे हुए थे। इसीलिए यूनू उस वॉच के बारे में पता करने के लिए आया था। तो ओनर उसे बताती है कि इस मॉडल के सिर्फ 10 घड़ियां बनी है। तो वो उससे उनके ओनर के नाम जानना चाहता था। जिन लोगों ने खरीदा है उन लोगों का नाम वो देने के लिए मान जाती है, पर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो यूनू की बात इसलिए मानती है कि उसने उसकी मॉम की एक बार हेल्प की थी। तो वो कहती है कि जितनी जल्दी हो सके मैं उनके नाम निकालने की कोशिश करूंगी। इधर घर पे सुचल साइकिलिंग सीख रहा था, क्योंकि उसे बचपन से ही उसकी मॉम ने साइकिल चलाने नहीं दी थी, इसलिए वो सपोर्ट वाले साइकिल से सीख रहा था, जिसे वो थोड़ी दूर चला पा रहा था। पर वो थोड़ा जोश से साइकिल चलाता है तो वो गिर जाता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम पहुँच जाती है और उसे भागकर उसके पास आती है। सुचल के हाथ में थोड़ा सा चोट लग जाता है। उसे देखकर ही मॉम पैनिक होने लग जाती है और साइकिल चलाने के लिए उसे डांटने लग जाती है और कहती है कि ये बहुत डेंजरस है। पर सुचल कहता है कि अब बस कीजिए मॉम, आपके वजह से मैंने कभी साइकिल, स्केटबोर्ड, स्केटिंग कुछ भी मुझे बचपन में नहीं चलाने दिया, इसलिए मुझे इन सब का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो मॉम कहती है क्योंकि तुम गिर जाते और तुम्हें चोट लग जाती। तो सुचल कहता है कि एग्जैक्टली मॉम, मैं कभी भी नहीं गिरा, इसीलिए तो मुझे ये सब नहीं आता। तो मॉम कहती है मुझे बस तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हें कैसे गिरने देती। तो सुचल कहता है कि गोनू के डैड होने के नाते सब कुछ मैं अपने हाथों से उससे सिखाना चाहता हूँ। तो मॉम कहती है कि उससे सिखाने के लिए तुम्हें खतरा उठाने की क्या जरूरत है, हम किसी को हायर कर लेंगे। तो सुचल कहता है कि एक डैड को ही अपने बच्चे को ये सब सिखाना चाहिए। ये बोलकर वो अपना प्रैक्टिस करने लगता है। तभी दया को एब्रॉड से किसी केविन नाम के बंदे का कॉल आता है, जो उसे किसी फ्लैट के बिकने के बारे में बताता है, जिसे खरीदने के लिए दया 2 हफ्ते में वहां पहुंच जाएगी कहती है। इधर सेक्रेटरी हैन को बताती है कि मैंने आज एक अजीब सी बात नोटिस की। मिस्टर यूनू हमारे रूफटॉप में जाकर किसी लड़की का नाम लेकर चिल्ला रहे थे। उसका नाम लेते हुए उसे बाहर आने के लिए कह रहे थे, पर अजीब बात थी कि वहाँ पे कोई भी लड़की नहीं थी। तो हैन पूछती है कि वो किस नाम से बुला रहा था। सेक्रेटरी कहती है कि वो यंगसुक नाम से बुला रहे थे। तो हैन कहती है कि मैं उसे पहचानती हूँ, इसलिए अब इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो सेक्रेटरी को जाने के लिए कहती है और हैन कुछ सोचने लग जाती है। इधर हैन के डैड अपने दोनों जासूस को बुलाते हैं, जिन्हें उन्होंने यूनू के पीछे लगाए थे। यूनू ने पिछले कुछ दिनों में कहाँ गया था और किन किन लोगों से मिला था, वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बताते हैं। वो यूनू के पिछले कुछ दिनों में कहाँ गया था और किन किन लोगों से मिला था, वो सारी इन्फॉर्मेशन दोनों बताते हैं। इसमें से कुछ जगह थी जहाँ वो टिपिकली नहीं जाता था। एक वो बेसबॉल खेलने जाता था और दूसरी जगह थी ग्रैंडमास होम कुकिंग, जहाँ वो डिनर करने जाता था। तो उनके डैड पूछते हैं कि किसी के साथ जाता था। तो वो दोनों बताते हैं कि हर जगह वो अकेले ही जाया करता है। कुछ दिन पहले हमने उसे एक पार्क में भागते हुए देखा था। वो कुछ तो चिल्लाते हुए भाग रहा था, जिसका ये दोनों उन्हें वीडियो फुटेज दिखाते हैं और साथ ही एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो गाना गाता हुआ जा रहा था। जो ये सब देख के उन्हें पूछते हैं कि आखिर इसे हो क्या गया है, इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है। तो आगे ये दोनों बताते हैं कि घर आते हुए वो एक बिल्ली को हमेशा खाना खिलाता है, जिसका नाम इसने एंग रखा है। तो डैड पूछते हैं कि इसका मतलब उसका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं है, कहीं वो सीक्रेटली किसी लड़की से मिलता तो नहीं है। ये दोनों बताते हैं कि बिल्कुल नहीं, और आगे बताते हैं कि हमने उसका फोन भी हैक कराया है। उसके फोन में भी किसी लड़की का कोई फोटो वगैरह नहीं था, सिर्फ उस यंग नाम का बिल्ली का है और हैन के फोटोज थे। और इतने ब्यूटीफुल फोटोज अगर कोई आदमी अपनी वाइफ का खींचता है तो वो आदमी उससे कभी भी डिवोर्स नहीं लेना चाहेगा, बल्कि ये तो सच में प्यार की निशानी है। तो डैड इन सब के बारे में हैन को बताते हैं। तो हैन कहती है कि वो अच्छे से जानता है कि उसके पीछे हमेशा 2 आदमी रहते हैं, इसलिए अब तक तो उससे इन दोनों को चकमा देना आ ही गया होगा। तो डैड कहते हैं कि एक बात पक्की है कि उसका किसी और के साथ अफेयर नहीं है। तो हैन
कहती है कल सब पता चल ही जाएगा, ऑडिट टीम का रिजल्ट आ जाएगा। पर अगले दिन रिजल्ट में सब कुछ क्लियर आता है। यूनो का सारा डेटा और डॉक्यूमेंट सही था। घोटाले से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं था। तो हैन यूनो के मनी ट्रांजैक्शन के बारे में पूछती है तो सेक्रेटरी उसे बताती है कि सारे विड्रॉल है, बस एक को छोड़कर। उन्होंने हाल ही में एक बड़ा अमाउंट विड्रॉ किया था जो कि एक फ्लावर शॉप में खर्चा किया है। तो हैन वहाँ तुरंत पहुँच जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि यूनो काफी दिनों से किसी किम मिंज नाम की लड़की के एड्रेस पे फ्लावर डिलीवर कर रहा है। हैन उस एड्रेस पे पहुँच जाती है तो देखती है कि वहाँ पे फ्यूनरल चल रहा है और किम मिंजी उसी के डिपार्टमेंट स्टोर में काम करने वाली एम्प्लॉय थी और इसकी मॉम की तबीयत खराब थी, बट सैडली उसकी मॉम अब नहीं रही। इसलिए यूनो ने हैन के नाम से कंडोलेंस फ्लावर भिजवा रहा था और पैसे देके फ्यूनरल में भी काफी हेल्प की थी। तो किम मिंजी हैन को शुक्रिया अदा करती है। वो उसको और उसकी बहन को रोता हुआ देखकर उसको भी बहुत बुरा लगता है, तो वो बाहर आने लगती है। तभी यूनो आ जाता है तो उसे पूछती है कि तुम मेरे नाम से ये फ्लावर्स क्यों भिजवा रहे थे। वो कुछ कहे उससे पहले ही कहती है कि अपना नाटक बंद करो, तुम्हें देखकर ही मुझे नफरत होती है। अगर फिर से मेरी मेमोरी चली गई ना, तभी भी मैं तुम्हें भूलूंगी नहीं, और जो तुमने मेरे साथ किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आखिरी दम तक मैं तुम्हें बस नफरत करूंगी, इसलिए तब तक चुपचाप रहना और जब जाने के लिए कहूँ तब निकल जाना। ये बोलकर वो चली जाती है। यहाँ से वो यंगसन ने मिलने आती है, जहाँ यंगसन उसे हरकिना वालों की कंडीशन बताता है और कहता है कि उन्होंने हमारी सारी कंडीशन मान ली है। हैन कहती है कि हमारे से तुम्हारा क्या मतलब है। तो यंगसन कहता है कि I mean तुम्हारी कंडीशन। अब जाके हैन को उस पे थोड़ा डाउट होता है तो उसे पूछती है कि तुमने मेरी इतनी हेल्प की पर तुमने कोई फेवर नहीं मांगा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तो यंगसन कहता है कि जब तुम फेवर की बात कर ही रही हो, मैं चाहता हूँ कि तुम यूनो को डिवोर्स दे दो। मैं तुमसे यही फेवर चाहता हूँ, वैसे भी तो वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहता था। हैन को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है और ये पूछकर तुम फिर से अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। तो यंगसन कहता है कि क्या इस बारे में लाइन क्रॉस करूं, क्या होगा अगर मैंने यूनो की जगह ले ली तो। जो सुन के हैन शॉक हो जाती है। तो यंगसन कहता है कि ये पूछना सच में लाइन क्रॉस करना होगा, और तभी उनका खाना आ जाता है। पर हैन उठ जाती है और कहती है मुझे जब कोई बात पसंद नहीं आती तो मुझे खाना खाया नहीं जाता। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और उसके सर पे फिर से दर्द होने लगता है, पर वो अपने आप को संभालती है और अपना पर्स लेकर बाहर चली जाती है। पर हम देखते हैं कि यंगसन ने उसके बैग से उस मेडिसिन को निकाल लिया था। हैन अपने बैग में मेडिसिन ढूंढ रही थी तो उसे नहीं मिलता, तो वो कैसे भी करके बाहर निकलती है। इधर यूनो ने यंगते से यंगसन के बारे में पता करवाया था, जो उसे सब कुछ बता देता है कि उसे एक एब्रॉड के कपल ने 13 साल की उम्र में ही अडॉप्ट कर लिया था, जहाँ उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स ने उसे बहुत ही महंगे स्कूल में पढ़ाया था, जबकि उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स भी उतने अमीर नहीं थे और उनकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। और ये रिपोर्ट आया था कि वो लोग पीकर गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। पर उनके पड़ोसियों का मानना था कि वो लोग ड्रिंक नहीं करते थे। फिर उन लोग का ड्रिंक एंड ड्राइव में कैसे एक्सीडेंट हो सकता है, पर ये राज भी उन्हीं के साथ चला गया। यहाँ सबसे बड़ा खुलासा होता है सियोली का वो बेटा और कोई नहीं बल्कि यंगसन था। सियोली, जिसका असली नाम था सुनिंग, उसने 30 साल पहले यंगसन को उस ऑर्फनेज में छोड़ दिया था और खुद चेयरमैन के साथ रहने लगी थी, और तब से उसकी नजर क्वींस ग्रुप में थी। इसलिए इतने सालों से वो चेयरमैन की केयरटेकर बनकर उनका भरोसा जीत रही है। यानी उन्हीं के पीठ पीछे ही ये सारा प्लानिंग किए जा रही थी और अब जाकर इनका प्लान सक्सेसफुल होने वाला है। सियोली कहती है कि हम जल्दी से इस फैमिली को इस घर से निकाल देंगे और ये सब कुछ हमारा होगा। वो लोग बैठकर चेयरमैन को देखने लग जाते हैं, जो कि अपने पुराने दिन के वीडियोस देख रहे थे। अपनी वाइफ और बच्चों के साथ हंसी खुशी वाले पल को याद करके वो काफी खुश हो रहे थे, जिन्हें देख के यंगसन कहता है लगता है चेयरमैन अभी भी अपने पुराने फैमिली को ही याद करते हैं और इतने खुश होते हैं। हमें पहले एक एक करके इनकी खुशियों को ही छीनना पड़ेगा। अगले सीन में सियोली पहुंच जाती है चेयरमैन के पास। उन्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट देकर कहती है कि अगर इस सारे घोटाले के केस में क्वींस ग्रुप के खिलाफ कुछ भी हुआ तो आपकी जगह मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। आपके बेटे या ग्रैंडसन जाने के लिए तैयार नहीं है, पर आप चिंता मत करना, अगर कुछ भी हुआ तो आप मेरा नाम बता देना। मैं तो आपकी फैमिली का हिस्सा भी नहीं हूँ। मैं भी कन्फेस कर लूंगी कि पैसे का घोटाला मैंने ही किया है। अब ये सुनकर चेयरमैन को तो इस पर पूरी तरह से भरोसा आ जाता है और वो काफी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं तुम तो मेरी अपनी फैमिली से भी बहुत अच्छी हो। अब सियोली ने चेयरमैन का भरोसा पूरी तरह से जीत लिया था। बाहर बारिश हो रही थी। यूनो घर लौटता है, देखता है कि हैन बिल्ली को खाना खिला रही थी। उसने अपना कोट उठाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारी कार कहाँ है। अब हैन फिर से भूल गई थी कि वो यहाँ कैसे आई और हैन का बिहेवियर काफी अलग था। तो यूनो उसे बड़े प्यार से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। उसने अपना छाता दिखाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद है 4 साल पहले तुम ये छाता देकर भाग गए थे। अभी भी 51% चांसेस है
जर्मनी जाकर मैं ठीक हो जाऊंगी। जो सुन के यूनू शॉक हो जाता है और उसका नाम लेकर बुला रहा था। तो हैन कहती है क्या हो गया, वो अभी भी भीग रहा था। तो वो उसके करीब आती है और उसे बताती है कि तुम मेरे फ्रेंड योना को जानते हो ना, 2 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसे आईसीयू में ले जाया गया था। उसका हस्बैंड तो अटर्नी लेकर पहुंच गया था इससे उसका वसीयत साइन करवाने के लिए। अब ये सारी बातें तो वो यूनू को जर्मनी में बताया था। इससे तो यूनू रोने लग जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि उसके जर्मनी जाने के बारे में सब कुछ भूल चुकी है। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ कुछ घंटे का नहीं भूल रही है, वो पिछले 7 दिन का वो सब कुछ भूल चुकी थी। यानी हैन की मेमोरीज बहुत जल्दी गायब हो रही है। ये सब सोचकर वो रो पड़ता है। तो हैन पूछती है तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो गया तुम्हें। तो वो उसे सॉरी कहता है। तो हैन पूछती है किस लिए। तो वो उसे गले लगा लेता है और उसके बारे में सोचकर वो तो रोने ही लग जाता है। तो हैन उसे समझाकर उसे आई लव यू कहती है, जिसे सुन के यूनू और ज्यादा रोने लगता है। फिर हम 4 साल पहले देखते हैं, हैन ने यूनू को कंपनी के रूफटॉप में ले गई थी। यूनू से ये मजाक में कह दिया था कि हमारे रूफटॉप में एक रकून है जिसका नाम है यंगसू। जब आसपास कोई ना हो तब उसे बुलाने पर वो बाहर आती है। यूनू को ये सब झूठ लग रहा था, पर हैन ने उसे इस तरह से बताया कि यूनू ने भी उसकी बात पर बिलीव कर लिया था। इसीलिए यूनू अब तक उसे बुला रहा था उसे बात करने के लिए। हैन उसके बारे में सोच रही थी और कहती है कि यूनू कितना बेवकूफ है, उसे अभी भी इस बात पर भरोसा है। क्या वो मेरी हर बात पर भरोसा करता है? तभी वो मुझसे शादी करने के लिए मान गया था, जब मैंने उसे कहा था कि मैं उसे कभी रोने नहीं दूंगी और हमेशा खुश रखूंगी। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना। ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।